हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ग्राफ से। तो पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, और आज हम स्टार्ट करेंगे बात रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, प्लीज़ उसके आंसर मुझे सेंड करिए। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने वाला जो क्वेश्चन था, तो वो होमवर्क था, अभी तक मुझे किसने सेंड नहीं किया है, प्लीज़ सेंड करिए उसका आंसर सोल्यूशन के साथ। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन ज़रूरी है वो कैलकुलेशन। अगली क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा उसको। तो ज़रा ये ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए। तो ये ग्राफ HCV से पिक किया है मैंने। तो ये ग्राफ जो है, इसमें सारे एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो बहुत सारे डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अ सिंगल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल एलिमेंट। नाउ वाई एक्सिस में अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ, तो वाई एक्सिस में देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है n। अगर आप देखेंगे वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और x एक्सिस में देखेंगे तो x एक्सिस में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो जो छोटे एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनका न्यूक्लियस साइज छोटा होता है, अगर आप देखें कार्बन जैसे, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, तो जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर करीब करीब सेम होता है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट के जरूरी नहीं है एक ही न्यूक्लियस हो, Z सेम होके न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो सिंगल एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होंगे, कुछ आइसोटोप कम स्टेबल होंगे। तो क्यों ऐसा होता है, जरा वो हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आइसोटोप स्टेबल नहीं होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट में, दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने लगते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये इनस्टेबिलिटी जो आती है, ये क्यों आती है, जरा इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ग्राफ हमें इस बात को समझने में मदद करेगा। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी लगता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बीच आपस में लगती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है केवल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगती हैं। लेकिन इनके अलावा एक तीसरी टाइप की फोर्स होती है विच इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का बिहेवियर फिलहाल बहुत ज्यादा डेप्थ में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा रिपल्सिव नेचर का होता है, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर में इम्बैलेंस कॉज हो जाए तो फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगती है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, एक बैलेंस मेंटेन होना पड़ता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के बीच, तब वो स्टेबिलिटी गेन कर पाता है न्यूक्लियस। कि वीक न्यूक्लियर फोर्स में अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो गई बहुत ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के साथ मिलके हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर देगी, तो फिर हमारा जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस में ब्रेक हो सकता है। तो जो रीजन है रेडियो एक्टिविटी का, इट इज द इम्बैलेंस कॉज्ड इन वीक न्यूक्लियर फोर्स। रेडियो एक्टिविटी, पहली बात, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। स्पॉन्टेनियस मतलब बाहर से कुछ एक्सटर्नल एजेंट नहीं लग रहा है, वहां अपने आप हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो इट इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू अदर न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। उसे रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको, अगर देखेंगे तो ये जो लाइन बनी हुई है इस ग्राफ में, दिस लाइन is representing 45 डिग्री एंगल पे वो लाइन है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस लाइन के अलोंग बराबर हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो, और इसमें एक हॉलो वाले पॉइंट्स बने हुए हैं और एक सॉलिड वाले पॉइंट्स बने हुए हैं।
तो सॉलिड वाले पॉइंट जो हैं दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई एंड हॉलो वाले पॉइंट जो हैं दे आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जो हॉलो वाले बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां दो टाइप के आपको पॉइंट्स दिखेंगे। तो सेम जेड में आपको, मतलब एक्स एक्सिस में एक पॉइंट लें आप, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड में आपको न्यूट्रॉन्स के अलग अलग नंबर मिल सकते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, जैसे C12 है, C14 है, O16 है, O18 है, तो ऐसे करके Fe56 है, Fe54 भी होता है। तो लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है, या दो न्यूक्लियस या तीन न्यूक्लियस भी स्टेबल हो सकते हैं कंपैरेटिव टू सम अदर न्यूक्लियस। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर आप देखेंगे जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से और दूर शिफ्ट होते जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा बढ़ जा रहा है प्रोटॉन्स के नंबर के मुकाबले, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होते जा रहा है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होना पड़ रहा है प्रोटॉन्स के नंबर के मुकाबले। ऐसा क्यों है? एक्चुअली न्यूट्रॉन्स जो है वो ग्लू की तरह काम करते हैं प्रोटॉन्स के बीच। तो अगर एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो केवल प्रोटॉन्स एक्सेस नहीं कर सकते, बीच में न्यूट्रॉन्स भी होने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बन का न्यूक्लियस है, तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब केवल 6 प्रोटॉन नहीं मिल सकते। केवल 6 प्रोटॉन अगर मिलने की कोशिश करेंगे तो उनमें वीक न्यूक्लियर फोर्स का इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, क्योंकि प्रोटॉन को रिपेल करते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को तभी ओवरकम कर पाती है जब न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो। तो न्यूट्रॉन्स एक तरीके से ग्लू की तरह काम करता है यहां पर। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि ये C12 है, और अगर प्रोटॉन्स का नंबर उतना ही है, ये सॉलिड से मैं प्रोटॉन्स दिखा रहा हूं, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है C14। तो C14 अगर और C12 देखेंगे तो इसमें C14 जो है ये अनस्टेबल हो जाता है। भले ही न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ चुका है, यहाँ न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ने से ऐसा नहीं कि ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, हमेशा जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ने से अनस्टेबल भी हो सकता है न्यूक्लियस, बढ़ने से भी और कम होने से भी। मतलब C10 होगा तो वो भी अनस्टेबल होता है, C14 भी अनस्टेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर C14 जब बनता है, जब न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो रिपल्सिव नेचर की है वो डोमिनेट करने लगती है उसका, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो है ही पहले से, वो दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डोमिनेट करने लगते हैं। तो फिर ये ब्रेक हो जाता है दूसरे न्यूक्लियाई में। तो दिस शोज रेडियो एक्टिविटी। तो C12 इज नॉट रेडियो एक्टिव बट C14 इज रेडियो एक्टिव। तो एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब छोटे न्यूक्लियाई में ये बैलेंस तब मेंटेन होता है जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर करीब करीब सेम हो। लेकिन जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है, तब ज्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ चुका है तो प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच का एवरेज गैप बढ़ जाएगा। तो एवरेज गैप अगर बढ़ गया उनके बीच, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वो कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ में कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन अभी भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ में रहता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1/r² में होता है, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी 1/r⁵ में जाता है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियॉन्स के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में डिक्रीमेंट कम होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनको साथ में रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है प्रोटॉन्स के नंबर से। तो ये ग्राफ का यही रीजन है कि जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वीकर पड़ जाती है कंपैरेटिवली, तो हमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब बहुत बड़ा साइज भी नहीं हो सकता न्यूक्लियस का, इसीलिए एलिमेंट्स का नंबर लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि 200 एटॉमिक नंबर या 500 एटॉमिक नंबर या 1000 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा में
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर बिल्कुल खत्म हो गई तो फिर वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो जुड़ के नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा पे वो नहीं लग सकती। दिस इज द रीजन व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा यूनिवर्स एक सिंगल एटम बन जाता, सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन मिल मिल के बड़े होते जाते और पूरा यूनिवर्स एक सिंगल एटम बन जाता। बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज, दैट इज द रीजन। तो ये ग्राफ बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ को समझेंगे, अच्छा ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, HCV में पेज नंबर 423 में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ तो आगे बढ़ेंगे, तो अगला जो यहां पर हम बात करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी की। तो हमने ये समझा अभी कि रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का रीजन होता है इम्बैलेंस कॉज्ड इन वीक न्यूक्लियर फोर्स मेजरली। तो यहां पर हैवी एलिमेंट, बहुत हैवी एलिमेंट भी रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है और लाइटर एलिमेंट भी रेडियो एक्टिविटी शो कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी कोई भी एलिमेंट शो कर सकते हैं, उसमें हैवी या लाइट होने का मतलब नहीं है, केवल इम्बैलेंस कॉज होने का मतलब है। तो रेडियो एक्टिविटी अगर देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया और उसमें कुछ साइंटिस्ट की डेथ भी हो गई, क्योंकि शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी कैसे हमारी बॉडी को डैमेज करती है वो पता नहीं था। तो उसमें एक प्रोमिनेंट नाम है मैडम क्यूरी का, जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग। बाद में जाके हमको पता चला कि रेडियो एक्टिविटी में जो रेज निकलती हैं बाहर, गामा रेज खासकर, वो हमारे ब्लड को अफेक्ट कर सकती हैं और उससे ब्लड कैंसर होने का बहुत रिस्क होता है। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर होने का काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि हमारा जो DNA है वो अफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से। तो म्यूटेशन कॉज हो जाता है एक तरीके से। तो इसे रेडिएशन पॉइजनिंग बोलते हैं। तो ये कुछ टाइम के बाद पता चला, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए। लेकिन मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी बोला जाता है जिनको, तो उन्होंने बहुत काम किया इस फील्ड में, रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में। उससे पहले भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत काम किया। तो उससे पहले के जो साइंटिस्ट थे, जैसे ये जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की सबसे पहले, वो की हेनरी बैकरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में उनको पता चला, एक्सीडेंटली भले ही पता चला, लैब में उनके किसी ये कोई रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम आई थिंक रखा हुआ था किसी उनके डेस्क में, और उसी डेस्क के बाजू वाली डेस्क में कुछ फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी। तो फोटोग्राफिक फिल्म वो तभी डैमेज होती हैं या तभी वो खराब होती हैं जब उन पर लाइट गिरती है। तो लेकिन वो डार्क में रखा हुआ था, लेकिन तब भी वो डैमेज हो रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको पता चला कि ये डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ वो सब्सटेंस जो दूसरी उसकी बाजू वाली डेस्क में रखा हुआ है। लेकिन दोनों डेस्क के बीच में गैप भी था अच्छा खासा, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस से कुछ निकल रही हैं रेज जो हमारी आंखों को नजर नहीं आ रही हैं, और लेकिन वो उस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही हैं। तो वहां से रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेडियो एक्टिविटी की स्टडी में। तो अर्न्स्ट रदरफोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेडियो एक्टिविटी की स्टडी में। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया जिसको हम पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड-सॉडी लॉ। तो रदरफोर्ड जो थे वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, न्यूजीलैंड के वो थे। फिर मतलब वो पैदा न्यूजीलैंड में हुए थे, फिर उसके बाद यूएस चले गए थे, यूएस या यूरोप कहीं चले गए थे, और वहीं उन्होंने पढ़ाई की, यूरोप में आई थिंक कहीं। तो अर्न्स्ट रदरफोर्ड जो थे वो थ्योरेटिकल नहीं थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए रेडियो एक्टिविटी पे, और सॉडी उनका सरनेम है, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने अर्न्स्ट रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनको एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया, तो जिसको हम पढ़ेंगे यहां पर डिटेल में एज रदरफोर्ड-सॉडी लॉ। तो रदरफोर्ड-सॉडी लॉ के नाम से हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ उससे पहले ज़रा ये रेडियो एक्टिविटी
को समझ लें, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो अलग मेनली अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में हम रेडियो एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 कैटेगरीज हैं अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। तो ये 3 कैटेगरी जरा समझने की कोशिश करें, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। तो मेजरली इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप के रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से। के कैप्चर भी है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हम इसके बाद पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बाद। रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है, बस बाहर से कोई इंटरफेरेंस हम कॉज नहीं कर रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है। तो व्हाट इज अल्फा डिके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अल्फा डिके क्या होता है, इससे जरा समझेंगे। अच्छा, तीनों रेडियो एक्टिविटीज में, तीनों टाइप की एक्टिविटीज में कुछ रेज निकलती हैं। इनको अल्फा रेज, अल्फा डिके में जो रेज बाहर निकलती हैं वो अल्फा रेज बोली जाती है, इसमें बीटा रेज और इसमें गामा रेज। वो क्या होती हैं रेज, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी का जो इंपॉर्टेंट लॉ है, विच इज कॉल्ड रदरफोर्ड-सॉडी लॉ। तो नहीं, उसको बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं इन तीनों को, फिर उसके बाद रदरफोर्ड-सॉडी लॉ करेंगे डिटेल में। तो अल्फा जो मैथमेटिकल लॉ है इससे रिलेटेड, तो अल्फा डिके से स्टार्ट करेंगे जरा। तो अल्फा डिके में क्या होता है जरा समझेंगे। तो अल्फा डिके में जो एलिमेंट है वो जो न्यूक्लियस है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है अल्फा डिके में। तो कैसे ब्रेक होता है, किस और क्या फॉर्म होता है डिके होने के बाद, वो ज़रा हम समझने की कोशिश करें। तो अल्फा डिके में जैसे ये एक हमारा न्यूक्लियस है XAZ, X इसका सिंबल है, A उसका एटॉमिक मास नंबर है और Z उसका एटॉमिक नंबर है। दिस कन्वर्टिंग इनटू Y, A-4 Z-2, साथ में अल्फा न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, तो उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनर्जी इसलिए रिलीज होगी बिकॉज यहां मास में डिफरेंस आ जाएगा, ये X का मास ज्यादा है, Y और अल्फा पार्टिकल के मास को मिला के एक्स का मास ज्यादा है, इसलिए मास डिफेक्ट होगा, तो वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इन द उसको हम क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो पहली बात, ये अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस, इसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और 2 हमारे प्रोटॉन्स हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा हमारे सब्सटेंस से, मतलब ये अगर हमारा सब्सटेंस है मदर न्यूक्लियस। अच्छा, ये एक्स को बोला जाता है मदर न्यूक्लियस, जो मतलब डिके हो रहा है, इसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियस, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है साथ में। तो अगर ये फॉर एग्जांपल एक्स है, तो ये एक्स अगर अल्फा डिके दिखा रहा है तो ये वाई में कन्वर्ट होगा, और साथ में ये अल्फा पार्टिकल भी निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो सब्सटेंस से बाहर आ जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं सब्सटेंस से, और हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ, तो ये अल्फा डिके की न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो अल्फा डिके में कितना मास डिफेक्ट हो रहा है जरा वो समझेंगे पहले। तो इसका न्यूक्लियर मास है फॉर एग्जांपल mx, इसका न्यूक्लियर मास है my, और इसका न्यूक्लियर मास है mhe, स्मॉल mhe लिखा है मैंने, स्मॉल m इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियर मास। लेकिन बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस में न्यूक्लियर मास नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है एटॉमिक मास। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास। डेटा ज्यादातर एटॉमिक मास का दिया होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन न्यूक्लियर मास में करनी होती है। तो जो मास डिफेक्ट होगा यहां पर डेल्टा m, वो होगा न्यूक्लियर मास ऑफ x माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ y माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ हीलियम, मतलब LHS का मास माइनस RHS का मास। तो LHS का मास ज्यादा है, RHS का मास कम है, इसीलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा m या मास डिफेक्ट। तो ये अगर देखेंगे तो ये मास डिफेक्ट कितना है,
तो ये मैंने न्यूक्लियर मास की टर्म में रिएक्शन इक्वेशन लिखी। तो जो Q वैल्यू होगी इट विल बी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, अगर डेल्टा m केजीज में लेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर AMUs में डील करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, तो हो जाएगा 931 इंटू डेल्टा m मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने ये डेटा किस में लिखा है, ये डेल्टा m अगर मैंने AMU में लिया है तो, जो कि हम यूजुअली कैलकुलेशन में लेंगे नाउ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डेटा एटॉमिक मास का दिया होगा, तो हम न्यूक्लियर मास को एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे। तो एटॉमिक मास अगर कैपिटल mx है तो दैट विल बी न्यूक्लियर मास ऑफ x प्लस x टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, x टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सॉरी x नहीं, z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक न्यूक्लियर, एक एटम में जो है वो न्यूक्लियस होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन उसको रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड दिस z, ये x का जो एटम होगा उसमें न्यूक्लियस ऑफ x होगा और साथ में z इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैपिटल mx इज mx प्लस zme। नाउ कैपिटल my विल बी इक्वल टू my प्लस z माइनस 2me अगर देखेंगे, एंड कैपिटल MHE एटॉमिक मास ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर मास ऑफ हीलियम प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझेंगे सबसे पहले, ये मैंने कैसे लिखा। सिंपल सी बात है कि भाई पूरा एटम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर जो पूरे एटम का मास होगा, न्यूक्लियस का मास प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उस एटम में वो ऐड करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू पुट दिस इक्वेशन इन दिस, मतलब ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूं तो mx की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल mx माइनस zme प्लस माइनस my की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल my माइनस z माइनस 2me एंड माइनस mhe की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल mhe माइनस 2me। तो ये जो हो जाएगा डेल्टा m इट विल बी mx माइनस my माइनस mhe माइनस zme और प्लस zme, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 2 माइनस और एक और माइनस, 3 माइनस, तो माइनस 2me एंड प्लस 2me, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो me कहीं नज़र नहीं आ रहा हमको इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है वो है एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y माइनस एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो एक तरीके से न्यूक्लियर मास का सब्ट्रैक्शन और एटॉमिक मास का सब्ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर केस में सेम है, हमेशा नहीं होगा। हम आगे देखेंगे बीटा डीके में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इसका एटॉमिक मास माइनस इसका एटॉमिक मास माइनस इसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू इसका न्यूक्लियर मास माइनस इसका न्यूक्लियर मास माइनस इसका न्यूक्लियर मास, क्योंकि जो मास डिफेक्ट है उसमें केवल न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए न्यूक्लियर मासेस का सब्ट्रैक्शन ही हमें मास डिफेक्ट देगा। हाँ, लेकिन हम उस न्यूक्लियर मास को फिर एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये फिर ये डेल्टा एम को पुट करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल क्यू वैल्यू मिल जाएगी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सवाल है ये क्यू वैल्यू किस फॉर्म में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी या किस फॉर्म में हमको नजर आएगी ये एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नजर आती है। ये एनर्जी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल में। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये हमारा मदर न्यूक्लियस है एक्स, ये ब्रेक होगा डॉटर न्यूक्लियस एंड ये हीलियम के न्यूक्लियस में। तो ये किस लिए हो रहा है, पहली बात फिर से अगर जाएं उस बात पर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियस में इम्बैलेंस है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का, और इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो चुका है प्रोटॉन्स के नंबर, मतलब जितना होना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा हो चुका है। तब ये डिके दिखा सकता है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की उसने क्या किया, 2 प्रोटॉन्स कम कर दिए और 2 न्यूट्रॉन्स कम कर दिए, तो रेशियो जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये यूजुअली हैवी एलिमेंट्स में दिखाई देता है, जो
अल्फा डिके है, यूजुअली हेवियर एलिमेंट्स में नजर आता है। तो ये एक्स डॉटर न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ, सॉरी एक्स मदर न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल में। नाउ फॉर एग्जांपल ये था रेस्ट पे, ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, मतलब सब्सटेंस के अंदर एटम्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे होते हैं, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं लेकिन ऑलमोस्ट रेस्ट पे। तो ये अगर रेस्ट पे है तो ये अगर इस पे कन्वर्ट हुआ है तो ये जो क्यू एनर्जी आई है उसमें से कुछ एनर्जी इसको मिलेगी और कुछ इसको मिलेगी। तो ये कुछ एनर्जी लेके जाएगा फॉर एग्जांपल क्यू अल्फा, और ये कुछ एनर्जी लेके जाएगा फॉर एग्जांपल क्यू वाई। तो ये जो Q है ये इन दो में डिवाइड हो जाएगी, तो एक तरीके से Q विल बी इक्वल टू क्यू वाई या के वाई, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो के वाई प्लस के अल्फा, तो Q विल बी इक्वल टू के वाई प्लस के अल्फा। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें से कितनी काइनेटिक एनर्जी Q जो मास डिफेक्ट इनटू 931 है उसमें से कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारा अल्फा पार्टिकल ले जा रहा है और कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारा ये न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस ले जा रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए सिस्टम का। वाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन दिस सिस्टम। ये बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह है जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन में किए थे सवाल। तो दिस इज लाइक बॉम्ब एक्सप्लोजन कि एक बॉम्ब है रेस्ट पे और वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो शुरुआत और जो भी हुआ है इंटरनली हुआ है, तो इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए कि P इनिशियल ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम। तो P इनिशियल 0 है तो P फाइनल होने के लिए मोमेंटम ऑफ Y शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो √2 KY इंटू मास ऑफ Y शुड बी इक्वल टू √2 K अल्फा इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अगर देखेंगे तो मास ऑफ Y करीब करीब A-4 AMU के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली, एंड मास ऑफ अल्फा करीब करीब 4 AMU के आसपास होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली, उसके आसपास होगा। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा KY इंटू A-4 शुड बी इक्वल टू KY इंटू A-4 शुड बी इक्वल टू K अल्फा इंटू 4। तो यहां से आ जाएगा Y इज इक्वल टू 4K अल्फा अपॉन A-4। तो ये अगर यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 4K अल्फा अपॉन A-4 प्लस K अल्फा। इसमें से A-4 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 AK अल्फा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो K अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो K अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है A-4 अपॉन A इंटू Q, A-4 अपॉन A इंटू Q, याद रखना है ये। और अगर आप ये ऊपर वाली इसमें पुट करके KY निकालेंगे तो आ जाएगा 4Q अपॉन A। तो ये हमारा KY और K अल्फा का रिलेशनशिप है। तो अगर टोटल जो मास डिफेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ज्यादा एनर्जी कौन लेके जा रहा है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये यूजुअली हैवी एलिमेंट्स में दिखता है, तो मतलब A काफी बड़ा होता है, मतलब A ठीक ठाक बड़ा होता है, मतलब A की वैल्यू 100, 120, 150, 160 इस रेंज में होती है। तो अगर A की वैल्यू काफी बड़ी है तो उस केस में ये नंबर अगर देखेंगे तो A-4 अपॉन A की वैल्यू ये काफी बड़ी होगी 4 अपॉन A के मुकाबले। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। इसलिए जब ये होता है अल्फा डिके तो डॉटर न्यूक्लियस करीब करीब वहीं रह जाता है सैंपल के अंदर ही, और अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल हमें सैंपल से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके। तो ये हमारा अल्फा डिके है, और अल्फा डिके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके जा रहा है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर देखेंगे K अल्फा इज A-4 अपॉन A इंटू Q एंड KY इज इक्वल टू 4 इंटू Q अपॉन A। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे बेटा। नाउ चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने बात की अल्फा डिके की, वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा डिके। अगला जो हमारा डिके है इट इज बीटा डिके। नाउ बीटा डिके दो तरीके का होता है। क्या होता है बीटा डिके, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो बीटा डिके इज ऑफ 2 टाइप्स। तो इट इज बीटा नेगेटिव डिके
एंड बीटा पॉजिटिव डिके। तो दो तरीके का होता है बीटा डिके, बीटा नेगेटिव डिके एंड बीटा पॉजिटिव डिके। तो दोनों बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा नज़र आता है नेचर में, जो ज़्यादा कॉमनली दिखता है इन दोनों डिके में से, इट इज़ बीटा नेगेटिव डिके। तो बीटा नेगेटिव डिके ज़्यादा कॉमनली दिख पाता है हमको हमारे एलिमेंट्स जो डिके करते हैं, बीटा डिके। बीटा पॉजिटिव डिके बहुत रेयरली नजर आता है, बहुत कम नजर आता है। क्यों ऐसा होता है, जरा इस बात को समझेंगे, उससे पहले जरा इनका मीनिंग समझें। तो बीटा नेगेटिव डिके पहले देखेंगे क्योंकि वो ज्यादा कॉमन है, इसलिए पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बीटा नेगेटिव डिके। तो बीटा नेगेटिव डिके की जरा न्यूक्लियर रिएक्शन देखें अगर, तो बीटा नेगेटिव डिके में, हाँ, तो ये हमारा मदर न्यूक्लियस है X A Z, this breaks into Y A Z +1 प्लस बीटा पार्टिकल -1 0। तो ये बीटा नेगेटिव डिके है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ बीटा नेगेटिव डिके। ऑब्वियसली साथ में कुछ Q वैल्यू, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड नाउ। तो यहां पर अगर देखेंगे तो हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप देखें ए की वैल्यू सेम है डॉटर न्यूक्लियस और मदर न्यूक्लियस में, प्रोटॉन की वैल्यू 1 से बढ़ जा रही है। तो ये तब दिखता है एलिमेंट्स में जब न्यूट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा होता है और प्रोटॉन्स का नंबर कम होता है, जो बैलेंस कॉज होना चाहिए उसमें। तो प्रोटॉन्स का नंबर कम है और न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, जो कि बहुत बार केस होता है यूजुअली। तो तब ये रिएक्शन अगर होगी तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स उतना का उतना ही रहेगा। एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है, अंदर हो ये रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोटॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन का नंबर 1 कम हो जाएगा और प्रोटॉन का नंबर 1 बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है अंदर, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल। क्योंकि इसको अलग नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अलग है उन इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो प्रोटॉन का नंबर 1 से बढ़ गया और न्यूट्रॉन का नंबर 1 से घट गया, इसलिए टोटल A की वैल्यू सेम है लेकिन Z की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। तो अब न्यूट्रॉन का मास ज्यादा बड़ा होता है, आपको पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से, इसलिए ये रिएक्शन होने के चांसेस हैं कि ज्यादा मास वाला कम मास वाले में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रिएक्शन इसलिए होती है, काफी कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है। नाउ इसमें अगर मास डिफेक्ट हम निकालने की कोशिश करें तो जो डेल्टा M हो जाएगा, इट विल बी न्यूक्लियर मास ऑफ X माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो LHS और RHS के मासेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ न्यूक्लियर मासेस और एटॉमिक मासेस में क्या रिलेशनशिप है कि न्यूक्लियर मास ऑफ X विल बी एटॉमिक मास ऑफ X प्लस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर मास ऑफ Y विल बी इक्वल टू एटॉमिक, सॉरी उल्टा कर दिया, एटॉमिक मास ऑफ X will be nuclear mass of X plus Z times mass of electron and atomic mass of Y, atomic mass of Y will be atomic mass of X plus Z plus 1 times mass of electron। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास में रिलेशनशिप। तो यहाँ mx की जगह पुट कर सकता हूं मैं पुट कर सकता हूं mx, कैपिटल mx माइनस ZME, माइनस my की जगह पुट कर सकता हूं कैपिटल My माइनस Z प्लस 1 Me, माइनस Me एक अलग से है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा M क्या निकल के आ रहा है, तो डेल्टा M अगर निकालेंगे तो ये mx माइनस My ये बच रहा है, माइनस ZME और प्लस ZME ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये +1 और ये -1 ये कैंसिल हो रहे हैं। तो यहां पर मतलब एक तरीके से ये इक्वेशन बन रही है mx माइनस My। तो
बड़ी ही इंपॉर्टेंट है मास डिफेक्ट की इक्वेशन। फिर Q वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डेल्टा M में AMU में पुट करूंगा तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे। और ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले को देख के लगता है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो गया कहीं, हमने केवल एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y किया तो ऐसा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऐसा नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया है, बिल्कुल लिया है, क्योंकि ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो हमने न्यूक्लियर मास ऑफ x माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में लिया है। लेकिन जब न्यूक्लियर मासेस को एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट किया तब Me कैंसिल हो जा रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये जो है, इसका जो मास डिफेक्ट की इक्वेशन है, इट विल बी सिंपली एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y। तो ये बीटा नेगेटिव डिके की मास डिफेक्ट की इक्वेशन है। तो डेल्टा M इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y। ठीक है नाउ, तो ये Q वैल्यू इस तरीके से देख सकते हैं। तो फिर हाँ, अब सवाल है ये Q वैल्यू किस फॉर्म में नजर आएगी, एनर्जी जो है किस फॉर्म में नजर आएगी। तो फिर से ये एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नजर आती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डॉटर न्यूक्लियस और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बीटा पार्टिकल में। तो अभी अभी हमने अगर देखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू Q अपॉन मास ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस मास ऑफ y, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास ऑफ y इंटू Q अपॉन मास ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस मास ऑफ y। तो अगर आप देखें ध्यान से तो बीटा पार्टिकल का मास जो है इट इज मच लेस देन, वो तो और भी बहुत ज़्यादा छोटा है। इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के मास से भी 1600 टाइम्स छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास ये न्यूक्लियस के मास से बहुत बहुत छोटा होगा। तो अगर बीटा पार्टिकल का मास y के मास से काफ़ी छोटा है, ये अभी हमने इस तरीके का किया था, मतलब ये जो अल्फा डीके में कैलकुलेशन की थी, तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया था और मोमेंटम कंजर्वेशन किया था। तो अगर मास ऑफ बीटा पार्टिकल बहुत छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल शुड बी मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। तो इसका मतलब जो है कि ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा जो होनी चाहिए वो Q वैल्यू के बराबर होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए। तो ये यहां पर से इक्वेशन से निकल के आ रहा है। लेकिन तो इसका ये मतलब है कि जो हमको नजर आना चाहिए वो क्या नजर आना चाहिए? हमको नजर आना चाहिए कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल बीटा नेगेटिव डिके शो कर रहा है तो उस सैंपल से बीटा पार्टिकल्स ऑब्वियसली बाहर आएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी लेके जा रहे हैं बीटा पार्टिकल। तो जो बीटा पार्टिकल बाहर निकलेंगे उस सैंपल से वो ऑलमोस्ट उन सब की एनर्जी, उन सब बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के आसपास होनी चाहिए। ऐसा अल्फा डीके में नजर आता था कि अल्फा डीके में जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं सैंपल से उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट Q इंटू A-4 अपॉन A के बराबर होती है, ऑलमोस्ट सभी अल्फा पार्टिकल्स की। तो सिमिलरली यहां पर भी वही कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो दिखती है वो है ऐसा नहीं नजर आता है। अल्फा डीके में नजर आता है एक्सपेरिमेंटली ऐसा, लेकिन बीटा डीके में एक्सपेरिमेंटली नजर नहीं आता है। तो क्या नजर आता है एक्सपेरिमेंटली और इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या दिखना चाहिए? तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जो दिखना चाहिए हमको वो कुछ ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी y एक्सिस में है इंटेंसिटी कि कितनी ज़्यादा एक तरीके से बीटा पार्टिकल्स की इंटेंसिटी है, और एक्स एक्सिस में है उन बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ये अगर Q वैल्यू है रिएक्शन की यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट Q वैल्यू के आसपास, उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है ऑब्वियसली, तो ऑलमोस्ट Q वैल्यू के आसपास ही
सारे के सारे बीटा पार्टिकल्स हमको नजर आने चाहिए ऑलमोस्ट क्यू वैल्यू के आसपास। तो सारे के सारे क्यू वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यू वैल्यू से थोड़ा कम हो सकता है कि थोड़ा बहुत एनर्जी कोलिशन वगैरह में अगर जा रही है तो, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो क्यू वैल्यू के नज़दीक नज़र आने चाहिए। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स क्यू वैल्यू के, मतलब जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्यू वैल्यू के आसपास नज़र आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या नजर आता है, जरा वो समझने की कोशिश करें अगर कि एक्चुअली में क्या नजर आता है। तो एक्चुअली में जो ये ग्राफ जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल का ये ग्राफ जब ऑब्जर्व किया गया, तो ये अगर हमारी क्यू वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो मतलब क्यू वैल्यू से ज्यादा एनर्जी का कोई बीटा पार्टिकल नहीं दिखता है, लेकिन सारे बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी क्यू वैल्यू नहीं होती, क्यू वैल्यू के बराबर नहीं होती। जीरो काइनेटिक एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स भी मिलते हैं, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी के। और फिर ये ग्राफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप एक्वायर करता है क्यू तक, और क्यू से ज्यादा नहीं मिल सकता। वो तो अंडरस्टूड है, क्यू से ज्यादा क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही क्यू के बराबर है, तो उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का बीटा पार्टिकल नहीं मिल सकता। तो दिस वाज थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ नजर आता है। तो अगर ऐसा ग्राफ नजर आता है एक्सपेरिमेंटली, तो इसका क्या मतलब है? तो कुछ दिक्कत है हमारी थियरी में, तो यहां पर हम थियोरेटिकली कुछ गलत कर रहे हैं। जो ये पूरा हमने ये इक्वेशन लिखी है, इसमें कुछ गलती कर रहे हैं हम। तो ये सवाल ऑलमोस्ट 15-20 साल तक साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता रहा कि हो क्या रहा है यहाँ। जब बीटा नेगेटिव डिके जब डिस्कवर हुआ, उसके बाद से काफ़ी टाइम तक जो ये एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल के बीच का डिफरेंस है, ये साइंटिस्ट को परेशान करता रहा। फिर फाइनली 1944-45 के अराउंड एक फिजिसिस्ट थे, हु वाज एनरिको फर्मी, जिनके नाम पे फर्मी यूनिट रखी गई है, 10⁻⁻15 मीटर का नाम जिनके ऑनर में, एनरिको फर्मी। ही वाज इटालियन फिजिसिस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूएस भाग गए थे, अमेरिका भाग गए थे, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। यूएस और यूके और फ्रांस एक तरफ थे, और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे। फिर बाद में रशिया भी आ गया था। तो जो इनकी कंट्री थी इटली, वो उसके खिलाफ एक तरीके से उन्होंने काम किया, क्योंकि वहाँ से ये भाग गए इटली से जान बचाने के लिए अपनी, और यूएस में जाके एटॉमिक बॉम्ब कि जो बना था एटॉमिक बॉम्ब पहला, उसमें एनरिको फर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब बहुत मेजर रोल था एनरिको फर्मी का एटॉमिक बॉम्ब बनने में। क्या होता है एटॉमिक बॉम्ब, वो हम कुछ टाइम के बाद बात करेंगे। तो एनरिको फर्मी ने 1944-45 के अराउंड में ये बात बोली कि ये जो एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, ऑब्वियसली ये गलत नहीं हो सकता, तो थियोरेटिकली ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये मिल रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, इसमें केवल डॉटर न्यूक्लियस एंड केवल बीटा पार्टिकल नहीं निकल रहा है, साथ में एक और पार्टिकल भी निकल रहा है, तीसरा पार्टिकल जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। उसको उन्होंने नाम दिया एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया पहले, फिर बाद में उसको एंटी न्यूट्रिनो बोला गया। तो और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो क्यू वैल्यू है, ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब अगर 2 में डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, क्यू वैल्यू जब 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कि एक्स जब वाई और बीटा में ब्रेक हो रहा था, तो एक्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे था, तो वाई और बीटा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। लेकिन अगर x जो है वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो 3 पार्टिकल्स में अगर टूट रहा है, 3 पार्टिकल्स में टूट रहा है, डॉटर न्यूक्लियस वाई, बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो, अगर इन 3 में टूट रहा है, तो उसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं,
अगर दो में टूट रहा है तो केवल एक ही केस पॉसिबल है, मतलब ये लेफ्ट जाएगा तो ये राइट, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे, मतलब दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब ऐसा होने के बाद जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं अगर 3 में ब्रेक हो रहा है तो। जैसे मैं आपके सामने कुछ केसेस अगर दिखाऊं तो हो सकता है वाई राइट को जा रहा है, बीटा राइट को जा रहा है और ये एंटी न्यूट्रिनो लेफ्ट को जा रहा है, ये लेफ्ट को जा रहा है, ये राइट को जा रहा है और ये राइट को जा रहा है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज हो जाती है अगर एक न्यूक्लियस 3 में ब्रेक होता है। और इस इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज में बीटा की जो एनर्जी है वो एक सिंगल वैल्यू ना एक्वायर करके अब ये फॉर्मूले में अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये हमने तब निकाले थे जब केवल बीटा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस निकल रहे थे। अगर कोई तीसरा पार्टिकल भी निकल रहा है तो फिर उस केस में ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है। उस केस में जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी होगी वो 0 से लेकर Q वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन केसेस कि किस केस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 0% की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 100% की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, बीच का कुछ इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी आएगा जो मैक्सिमा जहां रीच करेगा। तो एक तरीके से यहां पर जो Q वैल्यू है वो बीटा पार्टिकल को कितनी मिलेगी, वो 0 से Q तक कुछ भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या केस हो रहा है। तो इसलिए जब किसी सैंपल से बीटा पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहे थे तो वो ये इस ग्राफ में ऑब्जर्व हो रहे थे कि 0 काइनेटिक एनर्जी के भी बीटा पार्टिकल्स थे, थोड़ी ज़्यादा के भी, उसके ज़्यादा के भी, एक पर्टिकुलर वैल्यू के सबसे ज़्यादा बीटा पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहे थे, फिर Q वैल्यू के नज़दीक जा रहे थे तो बीटा पार्टिकल्स का नंबर कम होते जा रहा था। तो एनरिको फर्मी ने ये सजेस्ट किया। अब पहली बात, उन्होंने जो नाम रखा ये न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो क्यों रखा उन्होंने? न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर हो गया था 1932 के अराउंड में जेम्स चैडविक ने। तो उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल निकल रहा है जो बाहर, ये न्यूट्रॉन तो नहीं है पक्का, क्योंकि न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के एक्सपेरिमेंटल तरीके थे हमारे पास। तो वो जब इस सैंपल में वो एक्सपेरिमेंटल तरीके जब अप्लाई किए गए तो न्यूट्रॉन डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल न्यूट्रल जरूर है, क्योंकि चार्ज बैलेंस तो यहीं हो जा रहा है। तो ये एक नया न्यूट्रल पार्टिकल है। तो उस नए न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने, न्यूट्रॉन तो नाम पहले से दिया जा चुका था, तो उन्होंने नाम दिया उसको न्यूट्रिनो। इनो जो है इट इज प्रीफिक्स, इटालियन में जो इनो प्रीफिक्स, इटालियन लैंग्वेज में जो इनो प्रीफिक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को। स्मॉल, न्यूट्रिनो का मतलब है स्मॉल न्यूट्रॉन। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रल है ये, तो उन्होंने उसको नाम दिया स्मॉल न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो ये जो न्यूट्रिनो है ये उन्होंने बोला कि ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उनकी ये बात, अब सवाल है अगर डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि एग्जिस्ट भी करता है? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना जरूरी है। तो जब 1944-45 के अराउंड जब एनरिको फर्मी ने ये बात रखी सामने, इसका एक्सप्लेनेशन रखा कि ये ग्राफ तभी मिल सकता है जब एक तीसरा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है, लेकिन उन्होंने साथ में बोला कि इस पार्टिकल को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत शाई पार्टिकल है। शाई का मतलब शर्माने वाला, मतलब जो इंटरैक्ट नहीं करता किसी के साथ, इट इज वेरी वेरी शाई पार्टिकल। तो ये उन्होंने बात सामने रखी कि ये इतना शाई है कि ये डिटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे साइंस आगे प्रोग्रेस की तो ऑलमोस्ट 1965-66 के अराउंड, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद न्यूट्रिनो डिस्कवर किए गए, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किए गए। एनरिको फर्मी ने जो न्यूट्रिनोस की एक तरीके से थियोरेटिकली जो बोला था वो ऑलमोस्ट 20 साल के बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किए। और उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका एक्सपेरिमेंट है। जमीन के अंदर बड़े क्लोरीन के, एक्चुअली न्यूट्रिनो बहुत बहुत कम इंटरैक्ट करता है, लेकिन वो कभी कभी बहुत रेयरली क्लोरीन के एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के न्यूक्लियस को अफेक्ट करता है। तो क्लोरीन के न्यूक्लियस से अगर न्यूट्रिनो टकराए तो वो आर्गन में कन्वर्ट हो जाती है जो क्लोरीन है। तो ये जो मतलब हाँ, ये जो रिएक्शन थी ये बहुत बहुत कम होती है, लेकिन तो अब
न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर न्यूट्रिनो निकल रहे हैं तो हमको ये पता है सन में भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो उन्होंने जो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया वो ये कि सन रेज में भी न्यूट्रिनो प्रेजेंट होने चाहिए। तो सन रेज में न्यूट्रिनोज डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड टैंक बनाए क्लोरीन के, बहुत बड़े, कितने बड़े, ऑलमोस्ट 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर के अंडरग्राउंड टैंक बनाए, 10 फुटबॉल फील्ड जिनसे भर जाए, तो उतने बड़े क्लोरीन के टैंक बनाए और उनमें क्लोरीन के एटम्स, तो शुरुआत में कोई आर्गन नहीं थी उसमें, प्योर क्लोरीन के एटम्स थे, प्योर क्लोरीन। फिर कुछ टाइम मतलब 1 हफ्ते के लिए उनको एक्सपोज किया गया, मतलब सनरेज से, सनरेज उनसे मतलब अंडरग्राउंड इसलिए बनाए गए कि अगर न्यूट्रिनो इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो वो ज़मीन से भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे और पार करके ज़मीन को आएंगे, तो पार करके ज़मीन को आएंगे और ये क्लोरीन से भरे हुए टैंक्स में एंटर करेंगे और क्लोरीन से इंटरेक्ट करेंगे। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कितना कम इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रिनो, कि 1 हफ्ते के टाइम में उतने 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर क्लोरीन में मुश्किल से 4, 5, 6 क्लोरीन के एटम आर्गन में कन्वर्ट हुए 1 हफ्ते के अंदर। तो इतना कम इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रिनोज एलिमेंट से, मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल। घोस्ट पार्टिकल इनको बोला जाता है, मतलब ये घोस्ट किस लिए कि घोस्ट भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं एक तरीके से, तो ये भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो दे आर कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल ऑफ पार्टिकल वर्ल्ड। और मजे की बात यह है कि न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटॉन्स। फोटॉन्स के बाद न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स, बट दे डोंट इंटरेक्ट। फोटॉन इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनसे भी ज्यादा न्यूट्रिनोज का नंबर है यूनिवर्स में। कितने ज़्यादा हैं ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मोमेंट पे आप अपनी उंगली, केवल ये नाखून को अगर देखें तो इस नाखून से 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 10 लाख न्यूट्रिनोज क्रॉस कर रहे हैं। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 लाख न्यूट्रिनोज क्रॉस करते हुए जा रहे हैं सन से जो न्यूट्रिनोज आ रहे हैं, और वो पूरे सोलर सिस्टम, पूरे अर्थ, जुपिटर, सबको क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाते हैं और इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं किसी से। तो दे आर वेरी 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 शाई, बहुत ज़्यादा शाई होते हैं जो हमारे न्यूट्रिनोज हैं। तो ये जो न्यूट्रिनोज की डिस्कवरी थी, जो ये बीटा नेगेटिव डिके की रिएक्शन थी, उसका न्यूट्रिनो की डिस्कवरी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये रोल मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कैसे न्यूट्रिनोज डिस्कवर किए गए विद द हेल्प ऑफ बीटा नेगेटिव डिके। तो करेक्ट रिएक्शन ये है। अब मास जो होता है इसका न्यूट्रिनो का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मास शुरुआत में लगा था कि ये मासलेस होते हैं, कि इनका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, कुछ मास होता है इनमें, लेकिन मास बहुत 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 कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास से भी बहुत कम होता है। इसलिए मास डिफेक्ट की इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी भी करेक्ट है, क्योंकि जो न्यूट्रिनोज का मास है वो बहुत बहुत कम है, तो आप उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा बीटा नेगेटिव डिके। अब यहां पर ये जो पार्टिकल निकल रहा है बीटा नेगेटिव डिके में, ये न्यूट्रिनो नहीं है, इट इज एंटी न्यूट्रिनो। अब सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी न्यूट्रिनो? एंटी न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो क्या होता है और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? तो यहां पर से ये एंटी पार्टिकल्स को जरा समझने की हम कोशिश करेंगे कि एंटी पार्टिकल्स होते क्या है। एक्चुअली एवरी पार्टिकल हैज अ काउंटर पार्ट एंटी पार्टिकल। तो एंटी पार्टिकल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है। हमारा जो नॉन यूनिवर्स है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। थियरी कुछ इस तरीके से भी है कि हमारे यूनिवर्स का एक मिरर यूनिवर्स हो सकता है जो कि एंटी पार्टिकल्स से बना हो। तो व्हाट आर एंटी पार्टिकल्स? जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। तो पहली बात, एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि वो पार्टिकल जब अपने काउंटर पार्ट एंटी पार्टिकल से मिलेगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू प्योर एनर्जी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे अगर, तो दे विल कन्वर्ट इनटू प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी का मतलब होता है फोटोन। प्योर एनर्जी का मतलब होता है दे विल कन्वर्ट इनटू सम फोटोन। या फिर उल्टा अगर सोचें तो फोटोन कन्वर्ट हो सकता है पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में।
तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है फोटोन। तो यहां पर ये जो पूरा अगर देखेंगे तो मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मास। मतलब आपको पार्टिकल, मास वाले पार्टिकल मिल सकते हैं प्योर एनर्जी से। तो अगर पार्टिकल अपने काउंटर पार्ट एंटी पार्टिकल से मिलेगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू प्योर एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच। ये एंटी पार्टिकल्स को ये बोला जाता है एक तरीके से, ये एंटी पार्टिकल का मीनिंग है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में एंटी पार्टिकल नजर नहीं आते हैं ज्यादा, अगर होते तो पार्टिकल्स के साथ मिलके खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारे यूनिवर्स में, जो हमारा नॉन यूनिवर्स है, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में कंपेयर टू एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल ऑलमोस्ट नहीं नजर आते हैं हमको। तो और थियरीज कुछ इस तरीके से हैं कि देयर कैन बी अदर यूनिवर्सेस। जब बिग बैंग हुआ था तो उस वक्त हमारा यूनिवर्स बना और साथ में दूसरा यूनिवर्स बना, इस तरीके से थियरी है। अभी तक उसका वेरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि एक पैरेलल यूनिवर्स बना, हमारे यूनिवर्स में पार्टिकल डोमिनेट करते हैं और उस पैरेलल यूनिवर्स में एंटी पार्टिकल डोमिनेट करते हैं। तो मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की जगह पॉजिट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, तो प्रोटॉन्स के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल भी होते हैं। अब इन दोनों में जो देखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिट्रॉन, दोनों का मास बराबर है। बट चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन अलग है। मतलब पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, दोनों का मास लेकिन बराबर है। नाउ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अलग होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खुद कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, अब हमें जो पता है, और उन छोटे पार्टिकल्स को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है क्वार्क। हाँ, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से बने होते हैं। क्वार्क्स एक तरीके से क्वार्क्स और ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन किसी और पार्टिकल से नहीं बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब केवल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं। अब क्वार्क्स अलग अलग तरीके के होते हैं, 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं। उसमें से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क नाम दिए गए उनको, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन जो मेजरली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के फॉर्मेशन में जो क्वार्क्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब मजे की बात ये है, दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्वार्क्स मतलब अकेला क्वार्क नहीं दिखेगा आपको कभी भी। क्वार्क हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। अब मैं +2/3e -2/3e मतलब एक प्रोटॉन के चार्ज का 2/3 और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 या 1/3। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अकेले अप क्वार्क कहीं दिख जाएगा, कभी नजर नहीं आएगा अकेला अप क्वार्क इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा एंटी क्वार्क होते हैं। तो एंटी क्वार्क्स इन क्वार्क्स के जस्ट एंटी पार्टिकल्स जो हैं तो वो है एंटी अप क्वार्क, इस एंटी अप क्वार्क और एंटी डाउन क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क। तो और भी हैं, मतलब वही हर क्वार्क के करस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क होगा। तो एंटी अप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क, तो ये इसका चार्ज है -2/3e और इसका चार्ज है +1/3e, एंटी डाउन क्वार्क का। नाउ प्रोटॉन जब बनता है तो प्रोटॉन जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल अप क्वार्क को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और डाउन क्वार्क को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो एक 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके प्रोटॉन बनाता है। तो इसमें जो नेट चार्ज हो जाएगा एक तरीके से +4/3 -1/3, तो ये हो जाएगा +e प्रोटॉन का चार्ज। नाउ न्यूट्रॉन जो बनता है, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं एक अप क्वार्क
और 2 डाउन क्वार्क न्यूट्रॉन के अंदर, तो इसका जो नेट चार्ज हो जाएगा, एक अप क्वार्क का मतलब हो गया +2/3, 2 डाउन चार्ज का मतलब -2/3, तो इसमें नेट चार्ज जो हो जाएगा इट विल बी 0। इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन में +E के बराबर चार्ज होता है। नाउ एंटी क्वार्क्स जो बनाएंगे वो एंटी पार्टिकल्स बनाएंगे, मतलब इनसे बनता है एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन में क्या क्या होते हैं? एंटी प्रोटॉन में होते हैं 2 एंटी अप क्वार्क एंड 1 एंटी डाउन क्वार्क। तो 2 एंटी अप क्वार्क, मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से कि ऐसे लाइन से दिखाऊं मैं एंटी अप क्वार्क को, और एंटी डाउन क्वार्क को मैं ऐसी लाइन से दिखाऊं अगर, तो यहां पर अगर देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ 2 एंटी अप क्वार्क, 2 एंटी अप क्वार्क से और 1 एंटी डाउन क्वार्क, 1 एंटी डाउन क्वार्क। तो ये 2 एंटी अप क्वार्क और 1 एंटी डाउन क्वार्क, तो इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -4/3 + 1/3 विच इज -E। मतलब एंटी प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन का जस्ट उल्टा होगा, मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है उतना चार्ज एंटी प्रोटॉन में होता है। अब सवाल है एंटी न्यूट्रॉन में क्या होगा? तो एंटी न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 ही होता है, लेकिन वो जो बना होता है वो होते हैं एक एंटी अप क्वार्क एंड 2 एंटी डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। तो 1 एंटी अप क्वार्क, तो 1 एंटी अप क्वार्क और 2 एंटी डाउन क्वार्क से मिलके ये बना होता है एंटी न्यूट्रॉन। तो ये चार्ज हो जाएगा, 1 एंटी अप क्वार्क का मतलब हो गया -2/3 और ये हो गया +2/3, तो चार्ज फिर से 0 हो जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में चार्ज इज 0। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एंटी पार्टिकल नहीं है, दे आर एंटी पार्टिकल, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट क्वार्क्स आर एंटी क्वार्क्स। मतलब जिन क्वार्क से ये प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना है, उनके एंटी क्वार्क से एंटी न्यूट्रॉन बनता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ एंटी प्रोटॉन, बट चार्ज उनका जस्ट अपोजिट होता है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ एंटी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम होता है और चार्ज भी सेम होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम है, दे आर एक्चुअली, जब न्यूट्रॉन विल मीट एंटी न्यूट्रॉन दे विल फिनिश ईच अदर, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो दिस इज ये पूरा जो थियरी है दिस इज एंटी पार्टिकल। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये जस्ट मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट थोड़ा आपका बना रहे उसके लिए बताया, क्योंकि कभी कभी आप ये देख सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं ये चीज़ें कि आपको ये नज़र आ सकता है। इसके अलावा एक थियरी है विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है हमारे इसका, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स करके एक थियरी है, तो प्लीज़ वो आप गूगल पे देख सकते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। उसमें आपको और भी पार्टिकल्स जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं उनके नाम वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की बीटा नेगेटिव डिके की, और बीटा नेगेटिव डिके के साथ ही हमने एंटी पार्टिकल्स को भी समझा। नाउ अगला जो डिके है इट इज कॉल्ड बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा का ही पॉजिटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके। तो बीटा पॉजिटिव डिके इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बीटा नेगेटिव डिके। तो उसमें ये हमारा मदर न्यूक्लियस है, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियस, साथ में पॉजिट्रॉन निकलता है, एंटी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा Z-1 और ये A। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो, एक प्रोटॉन जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अब ये रिएक्शन काफ़ी रेयर होती है, ये रेयर होती है, बीटा पॉजिटिव डिके इज़ वेरी रेयर, काफ़ी रेयर होती है, ये नज़र नहीं आती यूजुअली यूनिवर्स में, हमारे आसपास यूजुअली ये रिएक्शन हमको ज़्यादा नज़र नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का मास कम होता है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के सम ऑफ मास से। तो इसको होने के लिए पहले से कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बाहर से कुछ एनर्जी वगैरह मिलनी चाहिए इसको, तभी ये रिएक्शन हो पाती है। इसलिए ये ज़्यादा मतलब फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन अगर इसका टोटल कुछ एनर्जी रिलीज होगी इसमें, साथ में
न्यूट्रिनो रिलीज होता है इसमें, ध्यान देंगे बीटा नेगेटिव डिके में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है और यहां न्यूट्रिनो रिलीज होता है। एक्चुअली ये स्पिन बैलेंस करने के लिए होता है, स्पिन बैलेंस करने के लिए कि इसकी जो ये स्पिन बैलेंस का भी एक कंसेप्ट होता है कि टोटल स्पिन कंजर्व रहनी चाहिए, जैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है वैसे टोटल स्पिन कंजर्व रहनी चाहिए। तो इसकी जो स्पिन है एंटी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को न्यूट्रिनो बैलेंस करता है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एंटी न्यूट्रिनो बैलेंस करता है। तो यहां पर ये जो पार्टिकल निकलता है दिस इज न्यूट्रिनो। नाउ इसका मास है न्यूक्लियर मास mx, इसका न्यूक्लियर मास my, इसका न्यूक्लियर मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका मास ऑलमोस्ट 0 है, मतलब बहुत कम है। तो जो मास डिफेक्ट हो जाएगा इट विल बी न्यूक्लियर मास ऑफ x माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये देखेंगे तो न्यूक्लियर मास ऑफ x और एटॉमिक मास ऑफ x में क्या रिलेशनशिप है, तो एटॉमिक मास ऑफ x इज न्यूक्लियर मास ऑफ x प्लस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास ऑफ y इज न्यूक्लियर मास ऑफ y प्लस z माइनस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास हाँ, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या इक्वेशन निकल के आ रही है, डेल्टा m इज इक्वल टू कैपिटल mx प्लस z me माइनस कैपिटल my माइनस z माइनस 1 me, तो माइनस me। तो यहां अगर देखेंगे तो ये हो गया mx माइनस my जेड एम ई एंड माइनस जेड एम ई, ये जेड कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एम ई और माइनस एम ई, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एम ई। तो ध्यान से देखेंगे बीटा नेगेटिव डिके का जो मास डिफेक्ट निकल के आया था वो निकल के आया था एम एक्स माइनस एम वाई। बीटा पॉजिटिव डिके में मास डिफेक्ट का फॉर्मूला थोड़ा बदल गया है, बीटा पॉजिटिव डिके में मास डिफेक्ट की वैल्यू है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई। दिस इज और जो Q वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 931 इंटू डेल्टा एम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर डेल्टा एम आप AMU में पुट करेंगे तो ठीक है। तो ये देखना आना चाहिए, दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके का न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट। तो ये याद रखेंगे, अभी अल्फा डिके की बात की इससे पहले हमने, फिर बीटा नेगेटिव डिके और अब ये बीटा पॉजिटिव डिके। नाउ अगला जो है इट इज कॉल्ड गामा डिके, जो तीसरा हमारा रेडियो एक्टिव डिके है इट इज कॉल्ड गामा डिके। नाउ गामा डिके में जो होता है, गामा डिके में न्यूक्लियर रिएक्शन अगर लिखें तो जैसे एक्स स्टार है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स स्टार, तो एक्स स्टार इज अ न्यूक्लियस ऑफ एक्स लेकिन थोड़ा एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ एक्स, दिस कन्वर्ट्स इनटू एक्स ए जेड प्लस गामा फोटोन, प्लस गामा फोटोन। तो ये जो है सॉरी प्लस गामा फोटोन, तो ये जो गामा फोटोन निकल रहा है ये मतलब अभी तक जो Q वैल्यू आ रही थी वो केवल वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन अब जो Q वैल्यू आएगी वो गामा फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलती है। मतलब जो एनर्जी है वो गामा फोटोन, ये फोटोन है, दिस इज अ फोटोन, मतलब इसका रेस्ट मास 0 है, पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज, तो ये गामा फोटोन है और हाईली एनर्जेटिक फोटोन है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल ऑफ लाइट है। गामा फोटोन और एक्सरे से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो वेवलेंथ बहुत कम होती है उनकी, 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम होती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे अगर तो ए का ए ही रहा, जेड का जेड ही रहा, बल्कि सिंबल भी सेम रहा, तो मतलब इसका ये मतलब है कि गामा डिके में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर भी देयर आर एनर्जी लेवल्स। जैसे हमने हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स देखे थे, अगर याद हो आपको, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हमने देखे थे, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक्स स्टार है, जो मदर न्यूक्लियस है, वो ज्यादा एनर्जेटिक न्यूक्लियस है ऑफ एक्स का ज्यादा एनर्जेटिक न्यूक्लियस है, जितना एनर्जी होना चाहिए एक्स का उससे ज्यादा एनर्जेटिक है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट में एक तरीके से है और ये एक्साइटेड स्टेट में है एक्स स्टार, तो ये एक्स स्टार एनर्जी लूज करके नीचे आएगा, तो ये यहां जब आएगा तो ये जो एनर्जी गैप के बराबर है, तो ये गामा फोटोन एमिट होगा, ये दिस गामा फोटोन विल बी एमिटेड। तो ये जो गामा फोटोन एमिट होगा, न्यूक्लियस एज अ होल उसका कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर
हायर एनर्जी स्टेट से वो न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जा रहा है। तो न्यूक्लियस में बदलाव हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर में नहीं, वो केवल बदलाव हो रहा है एनर्जी स्टेट्स के उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये गामा फोटोन निकलेगा। तो यहां पर जो मास डिफेक्ट हो जाएगा वो सिंपल है, इट विल बी न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स स्टार माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स, दिस विल बी डेल्टा एम। गामा का रेस्ट मास तो जीरो होता है, तो क्यू वैल्यू विल बी सिंपली डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही एम एक्स माइनस एम वाई के भी बराबर हो जाएगा अगर देखेंगे आप ध्यान से। तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा एम इन ए एम यू। तो मतलब एक्स स्टार और एक्स का मास सेम नहीं है, एक्स स्टार का मास ज़्यादा है एक्स से, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी पे है, ज़्यादा एनर्जी है तो मतलब ज़्यादा मास है एक तरीके से। तो दिस इज़ गामा डिके। तो गामा डिके में जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो गामा फोटोन निकल रहे हैं। अल्फा डिके में हीलियम के न्यूक्लियस निकल रहे थे, बीटा डिके में या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल रहे थे। तो ये तीनों का अल्फा बीटा और गामा देखें तो पेनेट्रेटिंग पावर जो है गामा की सबसे ज़्यादा होती है पेनेट्रेटिंग पावर, और अल्फा की सबसे कम होती है पेनेट्रेटिंग पावर। अगर देखेंगे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब है कि कितना पेनेट्रेट कर सकता है किसी मटेरियल को। तो गामा पार्टिकल सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स इन तीनों में सबसे कम जो इंटरेक्ट करते हैं मटेरियल से वो फोटॉन्स हैं। तो गामा फोटॉन्स ज़्यादा पेनेट्रेट कर सकते हैं। अब तो लेड की वॉल्स बनाई जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी हो रही है तो उसमें जो फोटॉन्स या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं उनसे हमको ह्यूमंस को बचाने के लिए कोई भी जैसे एटॉमिक रिएक्टर होता है तो उसके आसपास लेड की वॉल्स बनाई जाती हैं। लेड की एक खासियत होती है कि वो गामा फोटॉन्स को भी अल्फा बीटा इन सबको एब्जॉर्व कर पाता है, लेड जो एलिमेंट है हमारा। तो सबसे ज़्यादा जो पेनेट्रेट कर पाएगा लेड वॉल्स को वो है गामा फोटॉन्स, गामा डिके में जो फोटॉन निकल रहे हैं। फिर बीटा पार्टिकल्स, और सबसे कम पेनेट्रेट कर पाएगा अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हैवी हैं इन तीनों में, तो वो हैवी हैं तो वो कम पेनेट्रेट कर पाएंगे, वो ज़्यादा इंट्रैक्ट कर लेंगे मटेरियल से। ठीक है, तो ये पेनेट्रेटिंग पावर की बात हुई यहाँ पर। तो ये आज हमने काफ़ी थियरी कवर की, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।